आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कल अपन ने क्या किया था मैडम? कल अपन ने चालू किया था अपना चैप्टर नंबर 5, दैट इज द कंपनीज एक्ट 2013। एंड इसमें अपन ने बेसिक पढ़ा था, कंपनी क्या होती है, बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है, एप्लीकेबिलिटी, कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल किसको किसको होता है, कंपनीज को, इंश्योरेंस कंपनीज को, बैंकिंग कंपनीज को, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को, स्पेशल एक्ट वाली कंपनी को जैसे एसबीआई, एलआईसी और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे, इसमें फॉरेन कंपनी भी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद फीचर्स हमने पढ़ा था कंपनी के, जो बोलता है सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट, ये बोलता है कि मेंबर्स अलग हैं, कंपनी अलग है, मेंबर्स की राइट्स एंड लायबिलिटीज अलग है, कंपनी की राइट्स एंड लायबिलिटीज अलग है। कल मैंने एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो भेजा था ग्रुप में कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का, उसको देख लेना एक बार, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट का है छोटा सा वीडियो, उसको एक बार देखना। उस वीडियो को जब तुम देखोगी ना तो तुमको कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का कंसेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट है ना, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो उस वीडियो को जरूर से देख लेना। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट ये बोलता है कि मेंबर्स की राइट्स एंड लायबिलिटीज अलग है, कंपनी की राइट्स एंड लायबिलिटीज अलग है, यानी कि कंपनी के डेट्स के लिए मेंबर्स पर्सनली लायबल नहीं होंगे, और कंपनी अपने आप में एक लीगल पर्सन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, केस कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बैंक अकाउंट खोल सकती है, लोन ले सकती है अपने नाम पे। कंपनी की प्रॉपर्टी अलग होती है मेंबर्स का, कंपनी की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ना ही उनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, यानी वो कंपनी की प्रॉपर्टी को अपने नाम पे इंश्योरेंस भी नहीं ले सकते। इसका एक लैंडमार्क केस था मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस एंड कंपनी लिमिटेड। उसके बाद अपन ने पढ़ा था परपेचुअल सक्सेशन, जो ये बोलता है कि मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। मेंबर्स के मरने से या इंसॉल्वेंट होने से कंपनी की एग्जिस्टेंस को फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी चलती ही जाती है, चलती ही जाती है। तो मैम कंपनी को बंद कैसे कर सकते हैं? कंपनी को बंद करने का प्रॉपर प्रोसीजर लॉ में लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही आप उसको बंद कर सकते हो। उस प्रोसेस को बोला जाता है वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन। तो इसका एक बेसिक रूल हो गया कि कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड ओनली लॉ कैन ब्रिंग एन एंड टू द लाइफ ऑफ द कंपनी। उसके बाद अपन ने लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ा था। तो बेसिकली 3 तरह की होती कंपनीज होती है, एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और एक होती है अनलिमिटेड कंपनी। जो सबसे कॉमन है वो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो कंपनी के केस में एक बेनिफिट होता है कि जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स, यानी कि वो कोई भी कंपनी की उधार को देने के लिए पर्सनली लायबल नहीं होते हैं, यानी कि कंपनी की उधारी को चुकाने के लिए उनको पर्सनली अपने पर्सनल एसेट्स बेचने की नौबत नहीं आएगी। वो सिर्फ जितने का शेयर लिए हैं उतना ही पैसा देने के लिए उनकी लायबिलिटी होगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये कंपनी जब गोइंग कंसर्न में तब ये पैसा उनसे मंगा सकते हैं, हाँ जी मंगा सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की, तो इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो कुछ अमाउंट गारंटी करते हैं कि मैं इतना दूंगा, मैं इतना दूंगा, मैं इतना गारंटी करता हूँ, मैं उतना गारंटी करता हूँ। तो सारे मेंबर्स गारंटी करते हैं। कहाँ गारंटी करते हैं? एमओए में। तो वो लोग अमाउंट लिख देते हैं, मेरी इतनी गारंटी, मेरी इतनी गारंटी, मेरी 2 लाख की, मेरी 3 लाख की। तो वो जितना अमाउंट गारंटी करते हैं मैक्सिमम उतनी ही उनकी लायबिलिटी होती है, उससे ज़्यादा कुछ भी वो कंपनी की उधार पे करने के लिए लायबल नहीं होंगे। भले कंपनी की उधारी 500 करोड़ हो, अगर किसी मेंबर ने सिर्फ 1 लाख की गारंटी दी हुई है तो वो 1 लाख ही मैक्सिमम देने के लिए लायबल होगा, उससे ज़्यादा नहीं। और ये वाली लायबिलिटी मेंबर्स की सिर्फ लिक्विडेशन के टाइम पे आ सकती है। जब कंपनी गोइंग कंसर्न में रहती है तब ये लायबिलिटी नहीं आ सकती। उसके बाद अनलिमिटेड कंपनी की अगर बात करें तो अनलिमिटेड कंपनी बहुत रेयर होती है। नॉर्मली बहुत बहुत इक्का दुक्का ऐसी अनलिमिटेड कंपनी होगी। अनलिमिटेड कंपनी यानी ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है इन द सेंस दैट लॉ की नजरों में वो एक लीगल पर्सन तो है जो कि सारे काम कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बट क्योंकि वो आर्टिफिशियल है, क्या उसके हाथ है, पाँव है, मुँह है? नहीं, वो बातचीत कर सकता है? नहीं, इसीलिए उसको काम करने के लिए कंपनी खुद काम नहीं कर पाती, क्योंकि कंपनी हमारी जैसे जीती-जागती इंसान नहीं है, इसलिए कंपनी कुछ मैनेजर्स के थ्रू काम करती है, कुछ मैनेजर्स अपॉइंट किए जाते हैं कंपनी का काम करने के लिए, उनको बोला जाता है डायरेक्टर्स, वो कंपनी के एजेंट होते हैं। लेकिन हाँ, वो कंपनी के एजेंट होते हैं बट मेंबर्स के एजेंट नहीं होते हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कॉमन सील, जो कि कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर होता है, ठप्पा होता है, क्योंकि कंपनी के हाथ नहीं होते हैं तो वो साइन नहीं कर सकती। क्या हर कंपनी को कॉमन सील होना ज़रूरी है? नहीं, कॉमन सील होना ज़रूरी नहीं है। तो अगर किसी कंपनी में कॉमन सील नहीं है, तो डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट कौन करेगा? 2 डायरेक्टर। और अगर कंपनी में सीएस है तो 1 डायरेक्टर और 1 सीएस। और
अगर किसी कंपनी में कॉमन सील है, तो कुछ-कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कॉमन सील लगाना ज़रूरी होता है, जैसे शेयर सर्टिफिकेट, पावर ऑफ अटॉर्नी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कॉर्पोरेट व्हील का कांसेप्ट, जो जैसे अपन ने कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का कांसेप्ट पढ़ा था कि कंपनी अलग होती है, मेंबर्स अलग होते हैं। इसका जो लैंडमार्क केस है सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, ये मैंने उस वीडियो में 5 मिनट के वीडियो में डिस्कस किया है, जो मैंने आपको भेजा था, वो देख लेना। उसके बाद कॉर्पोरेट व्हील का कांसेप्ट है कि आप मेंबर्स जो हैं वो कंपनी के डेट्स के लिए लायबल नहीं होते हैं। कंपनी की एक्टिविटीज़ के लिए सिर्फ़ कंपनी लायबल होती है, मेंबर्स लायबल नहीं होते हैं। तो ये तो था सेपरेट लीगल एंटिटी का कांसेप्ट, बट आप इसको सिर्फ़ लेजिटिमेट और लीगल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आप कंपनी बनाते हो फ्रॉड करने के लिए या कोई अनफेयर प्रैक्टिस करने के लिए, कोई अनजस्ट एक्टिविटी करने के लिए, तो उस केस में कोर्ट विल डिसरिगार्ड द कांसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट लीगल पर्सनैलिटी, यानी कोर्ट उस केस में कंपनी और मेंबर को अलग-अलग पर्सन नहीं मानेगा। उस केस में कोर्ट सेपरेट लीगल एंटिटी के कांसेप्ट को भाव भी नहीं देगा और मेंबर और कंपनी को वन सिंगल पर्सन मानेगा। इस कांसेप्ट को बुलाया जाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। जो कॉर्पोरेट विल वेल है, पर्दा है मेंबर्स और कंपनी के बीच में, उसको कोर्ट उठा देगा। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, किस-किस केस में कोर्ट ये विल को उठा सकता है? डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर, डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर यानी अगर आप हमारी हमारी कंट्री में कोई कंपनी है, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाले हमारे एलियन एनिमी हैं, तो उस कंपनी को भी एलियन एनिमी मान मान लिया जाएगा। ये मान लिया जाएगा मेंबर्स और कंपनी सेम है, यानी उस कंपनी का कैरेक्टर डिटरमाइन करने के लिए हम लिफ्टिंग ऑफ कोर्ट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल करती है। इसका लैंडमार्क केस है डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर लिमिटेड। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। अगर आप टैक्स से बचने के लिए कंपनी बनाते हो, तो कोर्ट आपको और कंपनी को सेम इंसान मानेगी। इसका एक लैंडमार्क केस है डिंसा मानिकजी पिटीट। और भी 2 केस लो है जुगीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ब्रांडसन लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा था। उसके बाद ये प्रोटेक्शन ऑफ केस मैंने समझाया था कि इस केस में हुआ क्या था। केस के पूरे फैक्ट्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, समझ लेना। उसके बाद मैंने पढ़ाया था अगर आप कोई लीगल ऑब्लिगेशन से बचने के लिए, जैसे कि एम्प्लॉइज़ को बोनस देने से बचने के लिए अगर आप कंपनी बनाते हैं, तो कोर्ट विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल। इसका केस हुआ था वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एआरआईएल वर्सेस एआरआईएल लिमिटेड। उसके बाद अपन ने देखा था कि अगर आप अपनी दूसरी कंपनी बनाते हैं, सब्सिडियरी कंपनी बनाते हैं मात्र एज़ एन एजेंट, तो उस केस में वो दूसरी कंपनी कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ अपना एजेंट अपना काम करवाने के लिए कोई दूसरी कंपनी बनाते हो, तो कोर्ट विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल और वो दोनों कंपनी को सेम कंपनी ट्रीट करेगी। इसका एक लैंडमार्क केस है मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। लास्टली, अगर आप फ्रॉड करते हो या इम्प्रॉपर कंडक्ट करते हो कंपनी का यूज करके, तो कोर्ट कंपनी को सेपरेट लीगल पर्सन नहीं मानेगी, आपको और कंपनी को सेम मानेगी। इसका लैंडमार्क केस था गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। ये अपन ने किया था। उसके बाद अपन ने क्लासेस ऑफ कंपनी चालू किया था, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी 3 तरह की कंपनी होती है, ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ आपको। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स डिफाइंड है 2 क्लॉज़ 22 में, जो ये बोलता है कि मेमोरेंडम में हम लिख देते हैं कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी अप टू अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। उसके बाद कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी 2 क्लॉज़ 21 में डिफाइंड है, जो ये बोलता है कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी अप टू द अमाउंट व्हिच दे हैव गारंटीड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और ये लायबिलिटी उनकी सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे आती है, जब कंपनी गोइंग कंसर्न में रहती है तब नहीं आती है, ठीक है। तो मेजर डिफरेंस यही है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में उनकी कभी भी लायबिलिटी आ सकती है और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में सिर्फ वाइंडिंग अप में उनकी लायबिलिटी अराइज होती है। यूजुअली जो चैरिटी वैरिटी वाली कंपनीज होती है ना, वो लोग ये बनाती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। उसके बाद अनलिमिटेड कंपनी, जो ये बोलता है कि इस केस में मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी और वो पर्सनली लायबल हो सकता है कंपनी का डेट्स पे करने के लिए, बट हाँ अनलिमिटेड तो होगी। बट क्या क्रेडिटर्स, कंपनी के क्रेडिटर्स, जैसे कंपनी ने अगर एसबीआई से लोन लिया है, तो क्या एसबीआई कंपनी से ही पैसा मांग सकती है कि डायरेक्ट मेंबर से भी पैसा मांग सकती है? द आंसर इज एसबीआई कंपनी से ही पैसा मांग सकती है, डायरेक्ट मेंबर से नहीं मांग सकती, क्योंकि क्रेडिटर्स सिर्फ कंपनी के अगेंस्ट प्रोसीड कर सकते हैं और कंपनी मेंबर से पैसा मांग सकती है, क्रेडिटर्स डायरेक्ट मेंबर से पैसा नहीं मांग सकते, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी। उसके बाद अगर कंपनी लिक्विडेशन में चल जाती है, तो एक बंदे को अपॉइंट किया जाता है जिसका नाम होता है ऑफिशियल लिक्विडेटर, और लिक्विडेटर फिर मेंबर से पैसा मंगवा सकता है। तो ये वाली बात थी अनलिमिटेड के बारे में। उसके बाद अपन ने 1 पर्सन कंपनी के बारे में पढ़ा था, जो एक ही अकेला बंदा मेंबर होता है इस कंपनी में, एक अकेला बंदा कंपनी बना सकता है, जो कि हाँ, एक अकेला बंदा बना रहा है तो क्या?
क्योंकि ये कंपनी है, इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ओपीसी हमेशा प्राइवेट कंपनी के नेचर में होती है, कभी भी वो पब्लिक कंपनी नहीं होती है। इसमें एक ही बंदा मेंबर होता है, मिनिमम पेड अप कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ₹1 से भी आप कंपनी बना सकते हो। अब आप क्योंकि इकलौते पर्सन हो, अगर आप मर जाओगे तो आपके जाने के बाद कंपनी की देखभाल कौन करेगा? इसीलिए आपको मेमोरेंडम में एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है। नॉमिनी अपॉइंट करने से पहले उसका रिटन में कंसेंट लेना पड़ता है। अच्छा, अगर वो चाहे तो अपना कंसेंट विथड्रॉ कर सकता है? हाँ जी, उस केस में फिर आप किसी और को अपॉइंट करेंगे। आप चाहो तो आप उसको निकाल करके किसी और को अपॉइंट कर सकते हो। यस, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आपने नॉमिनी का नाम चेंज किया तो इसको क्या अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम मानेंगे? नहीं मानेंगे। उसके बाद ओपीसी का मेंबर बनने के लिए और ओपीसी का नॉमिनी बनने के लिए आप नेचुरल पर्सन होने चाहिए, इंडियन सिटीज़न होने चाहिए और कम से कम 120 दिन इंडिया में आपका स्टे होना चाहिए। रेसिडेंट हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता। 120 दिन आपका स्टे होना चाहिए इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तभी आप ओपीसी के मेंबर बन पाओगे और तभी आप ओपीसी के नॉमिनी बन पाओगे। और अगर आपने एक ओपीसी बना ली है, तो आप दूसरी ओपीसी नहीं बना सकते, यानी सिर्फ़ आप एक ही ओपीसी के मेंबर बन सकते हो और एक ही ओपीसी के नॉमिनी बन सकते हो। माइनर मेंबर या नॉमिनी बन सकता है? नहीं। माइनर बेनिफिशियल इंटरेस्ट में भी शेयर होल्ड करके रख सकता है? नहीं। क्या ओपीसी को सेक्शन 8 कंपनी बनाया जा सकता है? नहीं। नो। क्या ओपीसी एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कर सकती है? नो। सिक्योरिटीज़ और बॉडी कॉर्पोरेट में इन्वेस्ट कर सकती है? नो। ठीक है, और अगर ओपीसी से या उसके मेंबर से कोई नॉन कंप्लायंस होता है, तो उसको फाइन लग जाएगा कितना? 10,000 का और हर डे के लिए 1000 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूज़। उसके बाद अपने ने पढ़ा था प्राइवेट कंपनी। अच्छा, ओपीसी कहाँ डिफाइंड है? 262 में और प्राइवेट कंपनी कहाँ डिफाइंड है? 268 में। तो ओपीसी प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन का सेक्शन याद कर लेना। ठीक है, प्राइवेट कंपनी डिफाइंड है 268 में, जो ये बोलती है प्राइवेट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल में ये 3 रिस्ट्रिक्शन है। पहला, इट रिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। दूसरा, ओपीसी को छोड़ के मैक्सिमम मेंबर्स 200 होने चाहिए, 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब 200 काउंट करने के लिए अगर कोई जॉइंट मेंबर है तो उनको सिंगल मेंबर काउंट किया जाएगा और अगर कोई प्रेजेंट या पास्ट एम्प्लॉय है तो उनको काउंट नहीं किया जाएगा। थर्ड रिस्ट्रिक्शन, इट प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज, यानी प्राइवेट कंपनी पब्लिक इन्विटेशन नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर होते हैं? 2, मैक्सिमम कितने मेंबर होते हैं? 200। ठीक है। ओपीसी और स्मॉल कंपनी हमेशा प्राइवेट कंपनी के नेचर में होती है। उसके बाद अपने पढ़ा था पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी यानी ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। अब अगर कोई पब्लिक कंपनी की सब्सिडी है, वो सब्सिडी प्राइवेट कंपनी है, नहीं, लेकिन स्टिल इट इज कंट्रोल्ड बाय अ पब्लिक कंपनी, तो इवन इफ दैट सब्सिडरी कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी, इट विल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? 7, मैक्सिमम होते हैं अनलिमिटेड। पब्लिक कंपनी पब्लिक इन्विटेशन दे सकती है? हाँ, दे सकती है। पब्लिक कंपनी में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो ये था। पब्लिक कंपनी का नाम हमेशा लिमिटेड से एंड होता है, प्राइवेट कंपनी का नाम हमेशा प्राइवेट लिमिटेड से एंड होता है। ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी यानी ऐसी कंपनी जिसका पेड अप 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है और जिसका टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। 4 तरह की कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती, पब्लिक कंपनी, होल्डिंग सब्सिडियरी, सेक्शन 8 कंपनी और स्पेशल एक्ट वाली कंपनी। इतना अपन ने और जो स्मॉल कंपनी है वो हमेशा प्राइवेट कंपनी के नेचर में होती है। इतना अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था जो अपन ने 10 मिनट में रिवाइज़ कर लिया। एनी डाउट? मैम आप जो हाइलाइट करवाए हो वो रीड कर सकते हैं कि पूरा रीड करना है? देखो, जो हाइलाइटिंग है वो रिवीजन के लिए है। आप हाइलाइटेड वाला पार्ट रिवाइज़ कर लोगे, तो आपकी एग्ज़ाम के 1 दिन पहले वाला रिवीजन हो जाएगा। बट जब आप फर्स्ट रीडिंग लेते हो ना, तो आपको पूरा बुक की रीडिंग लेनी हो चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको रिटन पेपर है। अगर आपका एमसीक्यू होता ना, तो मैं आपको बोलती सिर्फ़ हाइलाइटेड वाला पार्ट देखो। बट आपका रिटन पेपर है, आपको आंसर लिखना है। तो अगर सिर्फ़ आप आधा-आधा मतलब हाइलाइटेड पॉइंट में इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स तो सब डन है, सब हाइलाइटेड है, बट आपको पूरा पूरा वर्डिंग लिखना पड़ेगा ना, पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में, तो आधा-अधूरा लिखने से नहीं चलेगा। तो इसीलिए जब फर्स्ट रीडिंग लोगे ना, तो पूरी बुक की रीडिंग लेना और जब रिवाइज़ करोगे ना, तो सिर्फ़ हाइलाइटेड से रिवाइज़ हो जाएगा। फर्स्ट टाइम रीड करके समझोगे, तो पूरी बुक की रीडिंग लेना और जब रिवाइज़ करोगे स्पेशली एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप एक-एक लाइन पढ़ो बुक की, तो ये उस दिन काम आता है। ये कब काम आता है? एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले। जब आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप पूरी बुक का एक-एक लाइन रीड करो, इतनी इतनी बड़ी मॉड्यूल है आपकी लॉ की, इतनी बड़ी आईसीएआई की स्टडी मटेरियल है, तो तब आप हाइलाइटेड पार्ट पढ़ोगे तो आपका फट-फट, फट-फट, फट-फट पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है?
ओके, ग्रेट। तो आज की क्लास चालू करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से अपन ने पूरा रिवाइज़ कर लिया जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कितने बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं। ठीक है, चलो 11 साढ़े 11 तक पढ़ लेते हैं 1 घंटा। तुमको भूख लगेगी तुम बता देना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं होल्डिंग एंड सब्सिडियरी। हुँ, ठीक है। अब मैं आपको एक कांसेप्ट पढ़ाने जा रही हूँ आज की क्लास में जो कि है होल्डिंग एंड सब्सिडियरी का। होल्डिंग कंपनी कहाँ डिफाइंड है मैडम? होल्डिंग कंपनी आपकी डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज़ 46 में। और मैडम सब्सिडी कंपनी कहाँ डिफाइंड है? सब्सिडी कंपनी डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज़ 87 में। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ होल्डिंग और सब्सिडी क्या होती है? कुछ नहीं, आपके पेरेंट्स आपकी होल्डिंग कंपनी है और आपके पेरेंट्स के लिए आप उनके बच्चे हो तो आप सब्सिडरी हो। तो इतना समझ लो होल्डिंग एंड सब्सिडी यानी पेरेंट और चाइल्ड कंपनी, पेरेंट और चाइल्ड कंपनी। अब इसको मैं कैसे समझाऊं? जैसे आपके जो पेरेंट हैं उन्होंने आपको जन्म दिया, वो आपको कंट्रोल करते हैं, वो आपके डिसीजंस लेते हैं। जब बहुत बड़े हो जाते हो तो नहीं, लेकिन अब मान के चलो आप छोटे से नन्हे-मुन्ने बच्चे हो, आपका सारा डिसीजन कौन लेता है? आपके पेरेंट्स लेते हैं। आपको कौन से स्कूल में डालना है, आपके लिए कपड़े कौन से लेने हैं, आपको पढ़ाना कैसे है, सारा चीज़। आपके लिए सारे डिसीजंस आपके पेरेंट्स लेते हैं। हाँ जी, लेते हैं। तो एक प्रकार से अगर आप बच्चे हो तो आपको कंट्रोल कौन करता है? आपको कंट्रोल कौन करता है? आपके पेरेंट्स। पेरेंट्स कंट्रोल करते हैं। तो बस यही कांसेप्ट है, यही समझ के पढ़ना कि एक होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी क्या है। जैसे मान के चलो ये एक कंपनी है और ये दूसरी कंपनी है, ठीक है? ये 2 कंपनी है, ठीक है? ये 2 कंपनी है, अब इसमें से ये एक कंपनी है, आपको अच्छा आपको होल्डिंग एंड सब्सिडी पढ़ाने के लिए ना मुझे आपको एक चीज़ बताना पड़ेगा कि देखो, मैं कैसे बताऊँ? बताती हूँ रुको। देखो बताओ, जैसे मान के चलो अगर मेरी अ, स सोल प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस है, तो उस बिज़नेस के लिए सारा डिसीज़न कौन लेगा? मैं लूँगी, ऑफ़ कोर्स। मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस है, उस बिज़नेस के लिए डिसीज़न्स कौन लेगा? मैं लूँगी। क्योंकि मैं अकेले हूँ ओनर, मेरा छोटा-सा धंधा है, मेरी छोटी-सी डोसा की शॉप है, तो वो डोसा की शॉप कैसे चलाना है, पूरा डिसीज़न कौन लेगा? मैं लूँगी। मैं सोल प्रोप्राइटरशिप में बिज़नेस कर रही हूँ, एकदम ध्यान से समझना। मैं चाहूँ तो इस टॉपिक को मैं 2 मिनट में उड़ा सकती हूँ, बट मैं चाह रही हूँ आपको पूरा ज़ीरो से समझ में आए, इसलिए मैं इतना एग्ज़ाम्पल दे-दे के समझा रही हूँ, तो प्लीज़ पूरा ध्यान से सुनना, ठीक है? अब अब ये हो गया कि अब एक बात बताओ, अगर 3 लोगों की पार्टनरशिप बिज़नेस है, मेरी, आर्ची की और चारू की, हम तीनों की क्या है? पार्टनरशिप फर्म है। अब एक बात बताओ, 3 लोगों की पार्टनरशिप फर्म है, तो क्या मैं अकेले पूरा डिसीज़न ले सकती हूँ क्या बिज़नेस का? नहीं, अकेले तो पूरा डिसीज़न नहीं ले सकती क्योंकि अभी 3 ओनर हैं। अभी 3 ओनर हैं, मैं, आर्ची, चारू, हम तीनों ओनर हैं। एक बात बताओ, जब मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस थी, तो उस बिज़नेस का पूरा डिसीज़न मैं अकेले ले रही थी क्योंकि मैं अकेले ओनर हूँ। अब अगर पार्टनरशिप की बात करें, तो पार्टनरशिप के केस में मल्टीपल ओनर्स होते हैं, ये भी, ये भी, ये भी। तो क्या मैं अकेले कोई भी डिसीज़न ले सकती हूँ? नहीं, अनलेस एंड अंटिल मुझे एक्सप्रेसली पावर दिया गया है। तो डिसीजन कौन ले सकता है? बेसिकली कुछ-कुछ डिसीजन जो बड़े-बड़े डिसीजन है उसके उसको लेने के लिए सबकी कंसेंट लगेगी, सारे पार्टनर्स की। जो रेगुलर एक्टिविटीज़ है चिंदी-पिंदी उसको मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर मिलकर के कर सकते हैं। मेजॉरिटी यानी आधे से ज़्यादा। वोटिंग होगी, अगर मेजॉरिटी वोटिंग फेवर में आ जाती है, तो ये मान लिया जाएगा डिसीजन ले लिया। अब जैसे यहाँ 3 लोग पार्टनर हैं, तो आधा कितना हुआ? डेढ़, आधे से ज़्यादा कितना हुआ? 2। मतलब जो रूटीन नेचर की एक्टिविटीज़ हैं, जो रूटीन नेचर की एक्टिविटीज़ हैं, वो अगर 2 पार्टनर हाँ बोल देंगे तो
ले लिया जाएगा वो डिसीजन। अब एक बात बताओ, कोई बड़ा डिसीजन लेना है कि बिजनेस चेंज करना है, राइट्स एंड लाइबिलिटीज चेंज करनी है, कोई बड़ा डिसीजन लेना है, तो क्या दो लोग भी उसको मिलके कर सकते हैं? नहीं मैम, वोटिंग होगी। तीनों जब हाँ बोलेंगे ना, तीनों के तीनों जब हाँ बोलेंगे तभी वो होगा, मतलब विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। तो ये तो था पार्टनरशिप का केस, क्योंकि पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने ही पार्टनर हो जाएंगे, मैक्सिमम 50 पार्टनर। बट अगर मैं कंपनी की बात करूं, अगर मैं एक कंपनी की बात करूं, तो कंपनी में तो लाखों मेंबर भी हो सकते हैं। मेंबर्स यानी शेयर होल्डर, मेंबर बोल लो, शेयर होल्डर बोल लो, ओनर बोल लो, एक ही बात है। कंपनी के केस में ओनर्स बहुत सारे होते हैं, क्योंकि कंपनी के केस में स्पेशली पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी में माना चलो एक दो ही होते हैं, दो तीन ही होते हैं, यूजुअली 200 तक हो सकते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी में तो अनलिमिटेड हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी में तो अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते, पब्लिक कंपनी में तो अनलिमिटेड मेंबर होते हैं। और हाँ, बड़ी बड़ी कंपनी में होते हैं छोटे छोटे लाखों लाखों शेयर होल्डर्स, लाखों। तो मान के चलो ये एक पब्लिक कंपनी है, इसके लाखों मेंबर्स है, लाखों शेयर होल्डर्स है। अब अगर कोई डिसीजन लेना है इस कंपनी के लिए, मैडम डिसीजन कौन लेता है? डिसीजन ओनर्स लेते हैं। माना मुकेश अंबानी, माना मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज का 60% ओनर है, 60 से 70%, 60 से 70% उस शेयर होल्ड करके रखा है, तो 60 से 70% उसकी ओनरशिप है। बट क्या पूरी ओनरशिप उसी की है? नहीं मैडम, 30% तो कुछ बाहर वाले भी हैं, रिटेल शेयर होल्डर्स हैं, बाहर वाले हैं। तो सवाल ये उठता है, वो भी तो ओनर्स हैं, वो भी तो ओनर्स है, भले नाम के, लेकिन वो भी तो ओनर्स है। तो सवाल ये उठता है कि कंपनी के केस में ओनर जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, मेंबर्स शेयर होल्डर बहुत सारे होते हैं, तो हर चीज में ना 100% अप्रूवल लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे पार्टनरशिप में तो हमने मुंह उठा के बोल दिया कि तीन ही पार्टनर्स है, सबका कॉन्सेंट चाहिए, तीनों हाँ बोलेंगे तो ये वाला काम होगा। अगर कंपनी के केस में अगर ऐसा बोल दोगे ना कि एक एक मेंबर हाँ बोलेगा तो ये काम होगा, तो कभी कोई अप्रूवल मिलने ही वाला नहीं है। लाखों लाखों लोग कैसे अग्री हो जाएंगे किसी एक चीज को लेकर के? कोई ना कोई तो टांग अड़ाने मना करने आ ही जाएगा, अपनी मुर्गी की तीन टांग वाला। तो सवाल ये उठता है कि कंपनी के केस में डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं? कंपनी के केस में डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं? कंपनी के केस में वोटिंग होती है, वोटिंग होती है। कुछ कुछ केस में बोला जाता है कि अगर मेजोरिटी लोग हाँ बोल रहे हैं तो डिसीजन ले लिया गया, उसको बोलते हैं हम मेंबर्स का जो डिसीजन होता है। एक होता है आपका, एक होता है आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है? मोर देन 50% अप्रूवल, यानी मेजॉरिटी अप्रूवल। मेजॉरिटी अप्रूवल, जैसे मान के चलो अगर कंपनी में 100 मेंबर्स हैं, अगर कंपनी में 100 मेंबर्स हैं, 100 लोग मीटिंग में आए हैं, अब हम लोग को एक डिसीजन लेना है। डिसीजन ये लेना है कि मान के चलो कि राजनांदगांव में अपना एक न्यू शोरूम खोलना है कि नहीं, रिलायंस ट्रेंड्स का। राजनांदगांव में एक और नया रिलायंस ट्रेंड्स का शोरूम खोलना है कि नहीं, मतलब मान के चलो कि हमें एक डिसीजन लेना है कि छत्तीसगढ़ में 50 न्यू शोरूम खोलने का सोच रहे हैं, वो करे कि नहीं करे। अब ये डिसीजन लेना है, ये डिसीजन लेना है कंपनी का। कौन लेगा डिसीजन? मैडम वोटिंग होगी, मैडम वोटिंग होगी। तो वोटिंग तो होगी, तो लेकिन ये कब माना जाएगा कि डिसीजन ले लिया गया? क्योंकि एक एक शेयर होल्डर की अप्रूवल लेना तो पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, वोटिंग होती है। अगर बोला जाता है कि अगर आधे से ज्यादा लोग ने हाँ बोल दिया तो मतलब डिसीजन पास हो गया है और वो काम कर लिया जाएगा। यानी कि अगर 100 लोग हैं, 100 का आधा कितना होता है? 50। 50 से ज्यादा यानी एटलीस्ट 51 वोट्स अगर फेवर में आते हैं, मतलब अगर 100 में से कम 51 लोग बोलते हैं, 100 में से अगर कम से कम 51% वोट फेवर में आता है कि हाँ कर लो, हाँ खोलते हैं, तो ये डिसीजन ले लिया जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? और एक बात बताऊं आपको मैं, एक बात बताऊं, रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुकेश अंबानी यानी अंबानी ग्रुप अकेले ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो वोटिंग होती है ना, वो शेयर होल्डिंग के बेसिस पे होती है। जो आपका वोटिंग पावर होता है ना, कि आपके पास जितने शेयर उतने वोटिंग पावर, जनरली जनरली आपके पास जितने शेयर उतने वोटिंग पावर। तो अंबानी ग्रुप के पास तो 70% शेयर है, और बाकी रिटेल के पास मान के चलो 30% है। तो डोंट यू थिंक 70% वोट इन फेवर, अगर मुकेश अंबानी ग्रुप फेवर में वोट दे देता है तो 70% तो वैसे ही फेवर में हो गया। 70% फेवर में हो गया मतलब डिसीजन पास हो गया, क्योंकि मेजोरिटी अप्रूवल मिल गई। समझ रहे हो इस बात को? समझ रहे हो इस बात को? हाँ मैडम। अब एक और बात बताती हूँ मैं आपको। कुछ कुछ केसेस में ना
स्पेशल रिजोल्यूशन भी लगता है। जो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के डिसीजंस होते हैं ना, उनमें बोला जाता है कि कम से कम 75% लोग हाँ बोलेंगे तो ही ये डिसीजन अप्रूव होगा। समझ में आया? तो कुछ-कुछ केसेस में ओआर लगता है, कुछ-कुछ केसेस में एसआर लगता है कंपनीज़ के केस में डिसीजन लेने के लिए। ऑर्डिनरी रिज़ॉल्यूशन यानी कुछ-कुछ केसेस में ऐसा बोला जाता है कि मेजॉरिटी हाँ बोलेंगे तो चल जाएगा। कुछ-कुछ केसेस में ऐसा बोला जाता है कि कम से कम 75% हाँ बोलेंगे, तब जाके कोई डिसीजन लिया जाएगा। अब कौन से केस में एसआर लगता है, कौन से केस में ओआर लगता है, ये आपको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आप इंटर में पढ़ोगे धीरे-धीरे करके, कंपनीज़ एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है? अब अगर आपको ये समझ में आया, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ओआर कैसे पास कर सकते हैं आप। मोस्टली कंपनी के बहुत सारे डिसीजन लेने के लिए, एक कंपनी का डिसीजन लेने के लिए अ, अगर आपके पास 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर है, अगर आपके पास 50% ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, 50% ज़्यादा वोटिंग पावर है, उस केस में उस केस में आप अकेले ऑर्डिनरी रेज़ोल्यूशन नहीं पास कर सकते। मतलब आप अकेले उस कंपनी के डिसीजंस ले सकते हैं। मतलब आज आप उस कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है? आप ये मान के चलते हैं ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है और ये वाली कौन है? ये वाली है जियो। ये वाली है जियो, रिलायंस जियो। रिलायंस जियो यानी कि रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन। अब मान के चलो क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है? बिल्कुल खरीद सकती है। मान के चलो रिलायंस ने जियो के शेयर खरीद लिए 60%, यानी कि जियो के 60% शेयर कौन होल्ड करके रखा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 50% से ज़्यादा शेयर्स होल्ड करके रखी है जियो का। तो मतलब आप ये सोचो कि जियो के सारे डिसीजन जिसमें ओआर लगेगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज अकेले ले सकती है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो को कंट्रोल कर रही है? हाँ, तो ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ये बन जाएगी पेरेंट कंपनी, यानी होल्डिंग। पेरेंट कंपनी को होल्डिंग कंपनी बोला जाता है, होल्ड कर रही है, ये होल्ड कर रही है दूसरी कंपनी को, तो उसको होल्डिंग बोला जाएगा। और ये जो जियो है इसको सब्सिडियरी कंपनी बोला जाएगा। सब्सी यानी चाइल्ड कंपनी। अब एक बात बताओ, आपके माँ-बाप पेरेंट्स हैं, वो क्या पूरी जगत के पेरेंट्स हैं? नहीं, वो सिर्फ़ आपके पेरेंट्स हैं। आप बच्चे हो, आप क्या पूरे जगत के बच्चे हो? नहीं, आप सिर्फ़ अपने माँ-बाप के बच्चे हो, ठीक है? बाबू सोना के भी हो गए बट फर्स्टली माँ-बाप के बच्चे हो, ठीक है? तो ये जो कांसेप्ट है पेरेंट और चाइल्ड का, ये रिलेशन है ना, अगर मैं पेरेंट बोल रही हूँ उनको, तो वो मेरे लिए पेरेंट है, पूरे जगत के लिए नहीं है। अगर मैं अपने आप को डॉटर बोल रही हूँ, तो मैं अपने माँ-बाप की डॉटर हूँ, पूरे जगत की नहीं हूँ। समझ में आया? तो ये रिलेशनल टर्म है। वैसे ही अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को होल्डिंग कंपनी बोल रही हूँ, तो ये पूरे जगत की होल्डिंग कंपनी नहीं है, ये अपनी सब्सी के लिए होल्डिंग कंपनी है, यानी जियो के लिए। और अगर मैं जियो को चाइल्ड कंपनी बोल रही हूँ, अगर मैं जियो को सब्सिडियरी कंपनी बोल रही हूँ, तो ये पूरे जगत की सब्सिडियरी नहीं है, ये सिर्फ़ रिलायंस की सब्सिडियरी है, अपने बाप की सब्सिडियरी है। समझ में आया? ये वाला होल्डिंग सब्सिडी का कांसेप्ट समझ में आया चारू? यस मैम। ओके। कोई भी डाउट होगा पूछ लेना। कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आएगा ना, तुरंत मेरे को बोलना दीदी एक बार फिर से बता दो ये वाला पॉइंट नहीं घुसा दिमाग में, ठीक है? तो ये वाला कांसेप्ट हुआ होल्डिंग एंड सब्सी का। तो बेसिकली होल्डिंग एंड सब्सी का मतलब समझ लो, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल कर रही है, तो ये कंट्रोलिंग वाली कंपनी हो जाएगी होल्डिंग कंपनी और जो कंपनी कंट्रोल हो रही है, वो बन जाएगी सब्सी कंपनी। अब मैम कंट्रोल कब होता है? इसके ना 2 तरीके होते हैं कंट्रोल करने के। पहला पहला ये कब माना जाएगा कि कंट्रोल कर रही है? पहला अगर उसके पास मोर देन 50% टीवीपी है, यानी कि टोटल वोटिंग पावर। अगर होल्डिंग कंपनी के पास 50% अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी का 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर होल्ड करके रखा है, यानी कि वो अकेले ऑर्डिनरी रिज़ोल्यूशन पास कर सकती है। यानी वो अकेले मेजॉरिटी वोट फेवर में आ जाएगा ना, 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर इस अकेली इस इकलौती कंपनी के पास है, तो वो अकेले मेजॉरिटी अप्रूवल दे सकती है। मतलब अगर उसने हाँ बोल दिया, तो ऑलरेडी 50% से ज़्यादा अप्रूवल मिल जाएगा, ओआर अकेले पास कर सकती है वो। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ ये होल्डिंग कंपनी अकेले सब्सिडी के मेजर डिसीजन ले सकती है? बिल्कुल। तो अगर एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी के 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर होल्ड करती है, तो ये कंपनी बन जाएगी कंट्रोलिंग कंपनी यानी होल्डिंग कंपनी और ये दूसरी वाली कंपनी बन जाएगी सब्सिडी कंपनी। ये तो मैडम समझ में आ गया। अब देखो कंट्रोल करने का एक और तरीका होता है। देखो मैं एक बात बताऊँ आपको, कंपनी में डिसीजंस सिर्फ शेयर होल्डर्स नहीं लेते, कुछ डिसीजंस शेयर होल्डर्स लेते हैं
कुछ डिसीजंस डायरेक्टर्स लेते हैं जिसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सारे डायरेक्टर्स को एक साथ मिला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला जाता है। तो कंपनी के केस में डिसीजन जो होते हैं वो शेयर होल्डर्स भी लेते हैं, डायरेक्टर्स भी लेते हैं। अब जो शेयर होल्डर्स है उनका तो दो तरह का वोटिंग होता है, मैं बता चुकी हूँ। कहीं कहीं ओआर लगता है, कहीं कहीं एसआर लगता है। ओआर यानी 50% से ज्यादा, एसआर यानी 75%। अब कहीं कहीं ना डायरेक्टर्स का अप्रूवल भी लगता है। मतलब जो डेली के काम है, देखो शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाना आसान बात नहीं होती है। ये वोटिंग करवाने के लिए ना उनकी मीटिंग बुलानी पड़ती है। अब जैसे मान के चलो मेरे को कोई डिसीजन लेना है, उसमें मेरे को आप सबका मंजूरी चाहिए। सीए फाउंडेशन के राजनांदगांव के सारे बच्चों का अप्रूवल चाहिए, तो मुझे आपकी मीटिंग बुलानी पड़ेगी ना, या तो फिजिकल या तो ऑनलाइन मीटिंग बुलानी पड़ेगी। सबको मैं बोलूंगी कौन कौन मंजूर दे रहा है, अपना हाँ बोल रहा है। मान के चलो मेरे को टेस्ट रखना है और उसके लिए मेरे को डेट फाइनल करनी है, तो मुझे आप लोगों से पूछना है कब टेस्ट रखें। तो मेरे को आप लोग की वोटिंग करानी है, तो मेरे को आप लोग की मीटिंग करानी पड़ेगी ना, कौन कौन हाँ बोल रहा है हाँ बोलो, कौन कौन ना बोल रहा है। वैसे ही शेयर होल्डर्स का डिसीजन लेने के लिए ना मीटिंग बुलाना पड़ता है। और शेयर होल्डर तो सोचो ना, बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनी के तो शेयर होल्डर ऑल ओवर इंडिया, इवन आउटसाइड इंडिया बिखरे हुए हैं। तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाना बहुत आसान बात नहीं होती है। इसीलिए जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं, जो चिंदी पुंदी एक्टिविटीज होती हैं, उनके लिए ना शेयर होल्डर्स को बार बार परेशान नहीं किया जाता है। हम बोलते हैं कि डायरेक्टर्स भैया आपको किस लिए अपॉइंट किया गया है, आपको कंपनी को मैनेज करने के लिए अपॉइंट किया गया है। तो जो डे टू डे डेली के डिसीजंस होते हैं, जो जो रूटीन नेचर के होते हैं, डेली रूटीन नेचर के जो डिसीजंस होते हैं, वो आप ही ले लेना। अब मान के चलो कंपनी में 10 डायरेक्टर है, तो जरूरी है क्या 10 के 10 मंजूरी दे देंगे अपना? झगड़ा नहीं होगा क्या किसी के बीच में? अब जैसे अगर मैं आज पूछूंगी आपसे कि ऑनलाइन क्लास करे कि नहीं करे, जरूरी है कि सारे बच्चे हाँ बोल देंगे? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। कोई ना कोई टांग अड़ाने आ ही जाता है जिसको दिक्कत होती है। तो जरूरी नहीं है किसी भी मैटर को लेकर के सबके सब हाँ बोल देंगे, ठीक है? तो कोई ना कोई मना करने वाला ही है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं डायरेक्टर्स का डिसीजन तभी पास होगा जब सारे के सारे डायरेक्टर्स हाँ बोलेंगे? फिर तो भैया हो लिया, कभी कभी होगा ही नहीं, फिर तो अपनी क्लास होगी ही नहीं, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया डायरेक्टर्स का डिसीजन लेने के लिए अगर मेजॉरिटी डायरेक्टर्स हाँ बोल देते हैं, मेजॉरिटी डायरेक्टर्स हाँ बोल देते हैं, तो ये मान लिया जाएगा डिसीजन पास हो गया है और वो काम कर लिया जाएगा। यानी कि मान के चलो अगर 10 डायरेक्टर हैं, तो 10 का आधा कितना है? आधा कितना है? 5। आधे से ज्यादा हाँ बोलने चाहिए। अगर 5 हाँ बोलेंगे, 5 मना करेंगे, तो ये तो टाई हो जाएगा ना। मान के चलो 10 डायरेक्टर है, 10 में से आधे लोगों ने हाँ बोला, आधे लोगों ने मना किया, तो डिसीजन पास नहीं हुआ, टाई हो गया। टाई हो गया, आधे लोग हाँ बोल रहे हैं, आधे लोग मना कर रहे हैं, टाई हो गया। कब माना जाएगा डिसीजन पास हो गया? जब 6 लोग हाँ बोलेंगे। 6 लोग हाँ बोल रहे हैं, 4 लोग मना कर रहे हैं। हाँ, अब मेजॉरिटी लोग बोलेंगे ना, मेजॉरिटी लोग यानी आधे से ज्यादा लोग जब हाँ बोलते हैं। समझ में आया? तो अगर डायरेक्टर्स का डिसीजन लेने के लिए अगर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स अपनी अप्रूवल दे देते हैं, तो उनका ये बोला जाता है कि डिसीजन पास हो गया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। क्या बात मैडम? मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि इस कंपनी को मैनेज कौन करता है? इसके डायरेक्टर्स। इस कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है? इसके डायरेक्टर्स। अगर मैं कहूं कि डायरेक्टर्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? होल्डिंग कंपनी। तो इनडायरेक्टली ऐसा नहीं हो जाएगा कि सबसे कंपनी को होल्डिंग कंपनी कंट्रोल कर रही है? क्यों? क्योंकि कंपनी कौन चला रहा है? सबसे कंपनी कौन चला रहा है? डायरेक्टर्स। और इन डायरेक्टर्स को कौन चला रहा है? होल्डिंग कंपनी। तो अल्टीमेटली ये बोलेंगे होल्डिंग कंपनी इनडायरेक्टली सबसे को चला रही है। अब ऐसा कब हो सकता है मैडम कि होल्डिंग कंपनी सबसे के डायरेक्टर्स को चला रही है? देखो कई बार क्या होता है, जब हम बहुत सारा लोन ले लेते हैं, अलग अलग केसेस में ना हम अपने आर्टिकल में, आर्टिकल हमारी रूल बुक होती है, हम अपनी रूल बुक में लिख देते हैं कि होल्डिंग कंपनी, यानी कि ये जो भी कंपनी है, मान के चलो इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम है एक्स वाई जेड लिमिटेड, ठीक है? इसका नाम है मान के चलो ए बी सी लिमिटेड, ठीक है? अब एक बात बताना मेरे को, मान के चलो हमने अपने आर्टिकल में लिख दिया कि एक्स वाई जेड लिमिटेड हैज राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए बी सी लिमिटेड। मतलब मैंने क्या कर दिया, हमने एक्स वाई जेड लिमिटेड को राइट दे दिया कि आपको जिसको मन करे हमारी कंपनी का डायरेक्टर बना दो, आप जिसको चाहेंगे वही बनेगा, आप जिसको चाहे निकाल सकते हो। अपॉइंट और रिमूव, अपॉइंट और रिमूव
मेजॉरिटी। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, आप किसी और को राइट दे सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पर ये जो एबीसी कंपनी है, यहाँ पर ये जो एबीसी कंपनी है, इसने एक्स वाई जेड को राइट दे दिया कि भैया एक्स वाई जेड, आप हमारे यहाँ डायरेक्टर कौन रहेगा, आप ही उनको अपॉइंट करेंगे। आप चाहो तो उनको निकाल भी सकते हो, जिसको अपॉइंट करना है करो, जिसको निकालना है निकालो, किसी को निकाल करके दूसरे को अपॉइंट करना है करो, खुली छूट है, खुली छूट है। यानी इस कंपनी ने दूसरी कंपनी को पावर दे दिया। एक एबीसी कंपनी है, उसने एक एक्स वाई जेड लिमिटेड करके कंपनी थी, उसको पावर दे दिया कि आप हमारे आधे से ज्यादा यानी मेजॉरिटी, आप हमारे मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, अपॉइंट भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। मतलब डोंट यू थिंक ये एक्स वाई जेड के पास जब इतना पावर आ गया है कि मैं इनके कंपनी में किसी को भी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती हूँ या किसी को भी रिमूव कर सकती हूँ, तो ये कंपनी अपने चेले वेले को अपॉइंट नहीं करेगी, ये कंपनी अपने चेले को अपॉइंट करेगी एबीसी में, ये कंपनी अपने चेले को अपॉइंट करेगी कि जो एक्स वाई जेड उस चेले को बोले वो इस कंपनी में करे। तो बात को समझो, एक्स वाई जेड अपने चेले चपाटी को अपॉइंट कर लेगी एबीसी में, यानी कि इनडायरेक्टली एक्स वाई जेड उन चेले चपाटी को कंट्रोल करेगी, वो चेले चपाटी एबीसी को कंट्रोल करेंगे। तो इनडायरेक्टली क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि एक्स वाई जेड इज कंट्रोलिंग एबीसी? बात को समझो, इस कंपनी को कौन मैनेज कर रहा है? इसके डायरेक्टर्स। और ये डायरेक्टर्स किसके इशारों में नाच रहे हैं? एक्स वाई जेड के इशारों में नाच रहे हैं। तो अल्टीमेटली मैं ये बताऊं, ये एबीसी जो चल रही है ना, ये सब कुछ अल्टीमेट डिसीजन कौन ले रहा है? एक्स वाई जेड ले रहा है। यानी ये कंपनी किसके इशारों पे चल रही है? एक्स वाई जेड के इशारों पे चल रही है। तो इनडायरेक्टली यहाँ एक्स वाई जेड जो है एबीसी को कंट्रोल कर रही है, और इस सिचुएशन में भी ये दोनों के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन बन जाएगा, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन बन जाएगा। तो एक कंपनी कब दूसरी कंपनी की होल्डिंग बन सकती है, या ये कंपनी कब दूसरी कंपनी की सब्सिडी बन सकती है? अगर कोई कंपनी है जो या तो 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करती है, टोटल वोटिंग पावर, जिसको हम टीवीपी बोलते हैं, यूजुअली ये शेयर खरीदने से आती है। तो अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी की 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करके रखी है, या फिर एक कंपनी दूसरी कंपनी के डायरेक्टर्स, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने का राइट रखती है, तो ये बन जाएगी होल्डिंग कंपनी ऊपर वाली, ये नीचे वाली बन जाएगी सब्सिडी कंपनी। जो कंट्रोल हो रही है वो बन जाएगी सब्सिडी कंपनी, और जो कंट्रोल कर रही है वो बन जाएगी होल्डिंग कंपनी। बात समझ में आया? समझ में आया? जल्दी बोलो। यस मैम। ओके, ठीक है। ओके, ये वाला समझ में आया? ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। अब होल्डिंग और सब्सिडी का सेम डेफिनेशन हो जाएगा। होल्डिंग का बस फर्क इतना है कि जो कंपनी कंट्रोल कर रही है वो बन जाएगी होल्डिंग कंपनी, और जो कंपनी कंट्रोल हो रही है वो बन जाएगी सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है। अब ये जो होल्डिंग कंपनी है ये कंट्रोल करती है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। अगर अगर होल्डिंग कंपनी जो है वो सब्सिडियरी कंपनी के बोर्ड के कंपोजिशन को कंट्रोल कर रही है। अब ये टेक्निकल टर्म कहाँ से आ गया मैडम? इसका क्या मतलब होता है कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड? इसका मतलब वही होता है जो अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास राइट है टू अपॉइंट और रिमूव मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी। इसी को बोलते हैं कि आप उसके बोर्ड के कंपोजिशन को कंट्रोल कर रहे हो। कंपोजिशन यानी कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा बोर्ड में। तो ये जो जब आपके पास पावर आ जाता है ना टू अपॉइंट या रिमूव, किसी को भी अपॉइंट करो किसी को भी निकाल दो, जब मन चाहे निकाल दो, इसकी जगह किसी और को अपॉइंट कर लो। व्हेन यू हैव द पावर टू अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी, या तो ऑल या कम से कम आधे से ज्यादा, कम से कम आधे से ज्यादा, ऑल और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, तो उसको बोला जाता है यू आर कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। और अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के बोर्ड के कंपोजिशन को कंट्रोल कर रही है तो वो होल्डिंग बन जाएगी, और जो कंट्रोल हो रही है वो सब्सिडी बन जाएगी। यानी कि अगर एक कंपनी है उसके पास पावर टू अपॉइंट है या रिमूव मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ सब्सिडी कंपनी, ऑल या मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ सब्सिडी कंपनी, तो उस केस में ऊपर वाली होल्डिंग बन जाएगी, नीचे वाली सब्सिडी बन जाएगी।
दूसरा तरीका है होल्डिंग सब्सिडी बनने का, अगर आपके पास 50% से ज्यादा, अब मार्क माई वर्ड 50% से ज्यादा होना चाहिए, एग्जैक्ट 50% होगा तो वो होल्डिंग सब्सिडी नहीं बनेगी। होल्डिंग सब्सिडी बनने के लिए अगर 50.05% भी है ना तो भी होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बन जाएगा, यानी वो 50% से ज्यादा है। तो होल्डिंग सब्सिडी के लिए अगर आप किसी दूसरी कंपनी का 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करके रखते हो तो आप बन जाओगे होल्डिंग कंपनी, और वो दूसरी वाली बन जाएगी सब्सिडियरी कंपनी, और दूसरी वाली बन जाएगी सब्सिडियरी कंपनी। इतना समझ में आया? हाँ मैडम आ गया। अब ये जो 50% आप होल्ड कर रहे हो, ये आप या तो अपने आप में अलोन होल्ड कर सकते हो या फिर टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडी। अब इसका क्या मतलब है, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे मान के चलो ये एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ये एक कंपनी है वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने 60% शेयर परचेज किया है वाई लिमिटेड का। मेरे को बताओ क्या एक्स लिमिटेड होल्डिंग है वाई की? क्या एक्स लिमिटेड वाई की होल्डिंग है? Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के 60% ज्यादा शेयर होल्ड करके रखे हैं, सॉरी एक्स वाई जेड लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के, सॉरी एक्स क्या हो गया, एक सेकेंड, ठीक है, एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के 60% शेयर होल्ड करके रखे हैं, तो क्या ये 50% से ज्यादा है? हाँ मैडम 50 से ज्यादा है। 50% से ज्यादा है, हाँ मैडम 50% ज्यादा है। तो ये जो कंपनी है ये बन जाएगी होल्डिंग ऑफ वाई लिमिटेड, और ये जो कंपनी है ये बन जाएगी सब्सिडी ऑफ एक्स लिमिटेड। इतना समझ में आया? हाँ मैडम इतना समझ में आ गया। अब इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं। ये जो एक्स लिमिटेड है इसने जेड लिमिटेड के 40% शेयर होल्ड करके रखे हैं, और ये जो वाई लिमिटेड है इसने जेड लिमिटेड के 30% शेयर होल्ड करके रखे हैं। अब आपको मैं एक बात बताना चाह रही हूँ, इस एग्जाम्पल को एकदम ध्यान से समझना। ये जो एक्स लिमिटेड है इसने जेड लिमिटेड के 40% शेयर होल्ड करके रखे हैं, और ये जो वाई लिमिटेड है इसने जेड लिमिटेड के 30% शेयर होल्ड करके रखे हैं, 30%। अब ध्यान से समझना यहाँ क्या हो रहा है। एक्स लिमिटेड ने पैसा लगाया वाई लिमिटेड में, शेयर खरीदना मतलब क्या, पैसा लगा रहे हो, कैपिटल लगा रहे हो उस कंपनी में। तो एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के 60% शेयर खरीदे, यानी एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड में पैसा लगाई। अब वाई लिमिटेड जेड लिमिटेड में इन्वेस्ट कर दी, वाई लिमिटेड 30% शेयर खरीद ली जेड लिमिटेड का, यानी वाई लिमिटेड ने वो पैसा जेड लिमिटेड में लगा दिया। आपको एक बात बताओ, यहाँ पर एक्स लिमिटेड कंट्रोल कर रही है वाई लिमिटेड को, वाई लिमिटेड कंट्रोल कर रही है जेड लिमिटेड को। इनडायरेक्टली पता है, इनडायरेक्टली जेड इज कंट्रोल्ड बाय एक्स लिमिटेड। एक बात बताऊं, और एक्स डायरेक्टली भी होल्ड करके रखी है। तो आप अगर बोलोगे कि एक्स लिमिटेड का जेड में कितना कंट्रोल है, मैं पूछूंगी तो आप बोलोगे मैम 40% कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि एक्स लिमिटेड 40% कंट्रोल होल्ड करके रखी है जेड लिमिटेड का। तो आप बोलोगे ये देखो ये एकदम नया कंसेप्ट है आपके लिए, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, और जेन्युइन सी बात है, पेशेंस रखना। एक दो बार पढ़ लेंगे ना तो धीरे धीरे आप कंफर्टेबल होते जाओगे इस टॉपिक से। फर्स्ट टाइम आप ये शेयर्स, कंपनी, शेयर होल्डिंग का कंसेप्ट पढ़ रहे हो, इसलिए थोड़ा टेक्निकल जाएगा, बट पेशेंस रखना। कोई भी चीज धीरे धीरे आती है, एक बार में नहीं समझ में आ जाती है। ठीक है, तो पेशेंस रखना और ध्यान से सुनना। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि एक्स लिमिटेड कितना शेयर होल्ड करके रखी है जेड लिमिटेड का। आप बोलोगे मैडम 40%, मैं बोलूंगी नहीं 40% नहीं, क्योंकि 40% तो वो सिर्फ डायरेक्टली होल्ड करके रखी है। अगर मैं बोलूं कि डायरेक्टली एक्स लिमिटेड कितना होल्ड करके रखी है जेड लिमिटेड में, तो आप बोलोगे मैडम
40%, 40 लाख, वो देखियो ना, हेरा फेरी उसमें बोलता है ना तोतला सेठ, 40 लाख, ठीक है, छोड़ो। तो डायरेक्टली एक्स लिमिटेड जेड लिमिटेड में कितना होल्ड करके रखी है? 40%। बट मैम इनडायरेक्ट भी तो कुछ होल्डिंग है, क्योंकि एक्स लिमिटेड ने पैसा लगाया वाई लिमिटेड में, वाई लिमिटेड ने पैसा लगाया जेड लिमिटेड में। सर इनडायरेक्टली पता है वाई लिमिटेड जो जेड में पैसा लगा रही है ना, वो पैसा एक्स का है, वो पैसा एक्स का है, तो इनडायरेक्ट भी तो शेयर होल्डिंग है उसकी। इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग कितनी है मैडम? इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग एक्स लिमिटेड की जेड लिमिटेड में भी है, कितनी? 60 × 40%, 60 × 40% कितना होगा जल्दी बताओ? कैलकुलेटर, 40 नहीं 30 ना, सॉरी, 60 × 30%, 18% हो गया मैडम, 18%। 60 × 30% कितना हो जाएगा? 18%। यानी एक्स लिमिटेड जेड लिमिटेड में टोटल कितना होल्ड करके रखी है? एक्स लिमिटेड जेड लिमिटेड में 40 + 18, 40 डायरेक्ट 18 इनडायरेक्ट, तो वो कितना होल्ड करके रखी है? 58% कंट्रोल होल्ड करके रखी है। कितना वोटिंग पावर है उसके पास? 58%। तो क्या ये 50% से ज्यादा है? हाँ मैडम 50% से ज्यादा है। तो आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो एक्स लिमिटेड है, ये डायरेक्टली तो देखने में सिर्फ ऐसे लग रहा है 40% होल्ड करके रखी है, बट मैडम इनडायरेक्ट भी हम 18% होल्ड करके रखे हैं। यानी कि ये जो एक्स लिमिटेड की जेड लिमिटेड में टोटल होल्डिंग है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के 58% है। तो क्या ये 50% से ज्यादा है? यस मैडम। तो इस केस में आपको पता है ये जो एक्स लिमिटेड है ना, ये होल्डिंग ऑफ वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड दोनों बन जाएगी। यानी ये जो कंपनी है ये जेड लिमिटेड की भी होल्डिंग है, और ये जो जेड लिमिटेड है ये भी एक्स लिमिटेड की सब्सिडी है, सब्सिडी ऑफ एक्स लिमिटेड। क्या ये पिक्चर आपको समझ में आई? अच्छे से मेरे को बताओ, थोड़ा सा टेक्निकल है, बहुत थोड़ा नहीं, बहुत टेक्निकल है, बट क्या ये पिक्चर आपको समझ में आई? एक सेकेंड ना, हेलो।